हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज बुल में। मूवीज बुल में आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाम है विच बोर्ड। यह ईयर 2024 में आई एक सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है। IMDb ने इस फिल्म को दिए हैं 5.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म की शुरुआत में ईयर 1693 का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ फ्रांस के किसी जंगल के अंदर हम कुछ औरतों को आग जलाकर उसके अराउंड डांस करते हुए और मंत्रों का जाप करते हुए देखते हैं। यहाँ एक पेड़ भी है जिसके ऊपर बहुत सारे कटे हुए इंसानी हाथ लटक रहे होते हैं और इस पूरे सेटअप को देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई काले जादू और तंत्र मंत्र की क्रिया की जा रही है। यहाँ हम एक मेन विच को भी देखते हैं जिसने अपने हाथों में एक बिल्ली को पकड़ा हुआ है और यहाँ एक आदमी भी होता है जिसे इस विच ने बांधा हुआ था। इस विच के पास एक अजीब सा विच बोर्ड था। वह इस विच बोर्ड के ऊपर एक अजीब सा पेंडुलम लटकाती है जो इंसानी उंगली की हड्डी से बना हुआ था। यह पेंडुलम हिलते हुए उस विच बोर्ड पर बने एक हाथ के सिंबल पर रुक जाता है, जिसका मतलब था कि इस आदमी के हाथों को काट दिया जाएगा। जिसके बाद कुछ औरतें मंत्रों का जाप करते हुए उस आदमी के हाथों को काटने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी अचानक से घोड़ों पर सवार सैनिक टाइप के कुछ आदमी वहां आ जाते हैं और इन विचेस औरतों पर हमला कर देते हैं। इससे यहाँ भगदड़ मच जाती है और यह सैनिक टाइप आदमी अपनी गन से इन औरतों को मारने लगते हैं और ये सब आदमी न सिर्फ बंदी बनाए हुए उस आदमी को आजाद करवाते हैं बल्कि उसके साथ साथ मेन विच को भी पकड़ लेते हैं। इस सब के दौरान उस विच का वह अजीब सा दिखने वाला विच बोर्ड वहीं गिर जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है और यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ दो चोर एक म्यूजियम में चोरी करने आते हैं और इनका मेन मकसद है सिर्फ और सिर्फ विच बोर्ड को चुराना। और यह वही विच बोर्ड है जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग की कहानी में देखा था, लेकिन इस वक्त ये बोर्ड इस म्यूजियम में है। अब इन दोनों में से एक के मन में लालच आ जाता है, इसलिए वो और भी चीजें चुराना चाहता है, लेकिन दूसरा चोर उसे ऐसा करने से मना करता है। इसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई हो जाती है, जिसमें लालची चोर को गोली लग जाती है और दूसरे वाले के सर में चोट लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। फिर म्यूजियम का अलार्म बजने लगता है और जो लालची चोर होता है वो जख्मी हालत में भी भागने में कामयाब हो जाता है और अपने साथ उस विच बोर्ड को भी ले जाता है। फिर यहीं पे ये सीन भी कट हो जाता है और अगले सीन में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो एक साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्रिश्चियन इस रेस्टोरेंट का प्राइमरी ओनर रहने वाला था, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड एमिली उसकी मदद कर रही थी। इनके साथ कुछ और लोग भी थे जो खाना बनाने के लिए जंगल एरिया में फ्रेश ऑर्गेनिक मशरूम्स कलेक्ट कर रहे थे। इसी दौरान एमिली को फील होता है कि जंगल में से कोई उसे घूर रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर एमिली को जंगल में वही बिल्ली दिखती है जिसे फिल्म की स्टार्टिंग में हमने विच के हाथों में देखा था। इस बिल्ली का पीछा करते हुए एमिली को जंगल में एक बैग मिलता है जिसके अंदर वही चुराया हुआ विच बोर्ड था। एमिली इस विच बोर्ड को उठा लेती है और इसे क्रिश्चियन को दिखाती है। क्योंकि यह एक एंटीक आइटम जैसा दिख रहा था, इसलिए अपने रेस्टोरेंट की डेकोरेशन के लिए वो यह बोर्ड अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि ये उनके रेस्टोरेंट की डेकोरेशन का पार्ट बन सकता था। लेकिन यह दोनों नोटिस नहीं करते कि विच बोर्ड से कुछ ही दूर उस लालची चोर की लाश भी पड़ी थी जो इस बोर्ड को चुरा के भागा था। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा चोर था वो किसी अलेक्जेंडर बैप्टिस्ट नाम के बंदे के घर पर था और इसी बैप्टिस्ट ने इस चोर को विच बोर्ड चुराने के लिए पैसे दिए थे। वह चोर इस नाकामी का ब्लेम लालची चोर पर डाल रहा था। बैप्टिस्ट को पता था कि लालची चोर खत्म हो चुका है। बैप्टिस्ट यहाँ सिटी के मैप के ऊपर एक पेंडुलम लटकाता है जिससे उसे यह तक अंदाजा लग जाता है कि वह विच बोर्ड कहाँ पर है। बैप्टिस्ट के साथ 3 लड़कियां भी थी जो कि ट्रिपलेट्स थी। इन्हें आशा सिस्टर्स कहते हैं। यह आशा सिस्टर चोर के गले को काट कर उसका खून इस कोल्ड ड्रिंक में कलेक्ट करती हैं। चोर तो मर जाता है और उसका खून इस रिचुअलिस्टिक सर्कल में स्प्रेड हो जाता है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन और उसके दोस्त रेस्टोरेंट की ओपनिंग से पहले फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में ब्रूक भी आती है जो क्रिश्चियन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ब्रूक मिस्टिकल आइटम्स और हिस्ट्री में काफी एक्सपर्ट थी। यह एक तरह से उसका काम था, लेकिन एमिली थोड़ा अजीब फील कर रही थी। एक्चुअल में एमिली पहले ड्रग्स एडिक्ट हुआ करती थी, जिसके कारण उसे रिहैब में भी जाना पड़ गया था। पर लेकिन पिछले 9 महीनों से एमिली बिल्कुल ठीक है और उसने कोई ड्रग भी नहीं लिया। एमिली ब्रूक को वह विच बोर्ड दिखाती है। ब्रूक उसे बताती है कि यह बोर्ड ओईजी बोर्ड से भी पहले की चीज है। यह बोर्ड 16वीं या 17वीं सदी का हो सकता है और ओईजी बोर्ड इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। ब्रूक बताती है कि इस बोर्ड पर कुछ स्विंग करके हम अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं और आत्माओं से बात भी कर सकते हैं। एमिली तुरंत अपना नेकलेस निकालकर उसे पेंडुलम की तरह यूज करती है, पर इससे कुछ भी नहीं होता। एमिली को लगता है कि यह बोर्ड काम नहीं करता। तभी घर के फायर प्लेस से एक जलता हुआ कौवा निकलता है। वह घर में उड़ने लगता है और इधर उधर आग लगाने लग जाता है। इससे यहाँ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन फिर खिड़की खोलकर इस कौवे को बाहर निकाल दिया जाता है और घर की आग को भी बुझा दिया जाता है। अगले दिन सभी लोग रेस्टोरेंट का मेन्यू फाइनल करने के लिए फूड आइटम्स बनाने लगते हैं। तभी
एमिली को इस स्विच बोर्ड के बीचों बीच एक आंख दिखाई देती है जो टर्न हो रही थी। इस आंख को निकालने पर अंदर से वही इंसानी उंगली की हड्डी से बना हुआ पेंडुलम निकलता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। एमिली के पास एक एंगेजमेंट रिंग थी जो कहीं खो गई थी। एमिली इस पेंडुलम को यूज करके इस स्विच बोर्ड से अपनी एंगेजमेंट रिंग के बारे में पूछती है कि उसका एंगेजमेंट रिंग कहाँ है। फिर यह पेंडुलम एक कंपास की तरह एमिली को गाइड करने लगता है और फिर तभी यह पेंडुलम हाथ के सिंबल पर पॉइंट करता है और इसी के सामने क्रिश्चियन, रिची और जैक खाना बना रहे थे। यहाँ रिची को खिड़की के बाहर वही बिल्ली दिखाई देती है। तभी किचन में नीचे जमीन पर तेल फैला हुआ था। फिर स्लाइसिंग मशीन अपने आप ऑन हो जाती है। रिची उस फैले हुए तेल पर से फिसल जाता है और उसका हाथ स्लाइसिंग मशीन में घुस जाता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। यह देख क्रिश्चियन जल्दी से रिची को संभालता है और खून रोकने की कोशिश करता है। फिर क्रिश्चियन रिची का वह कटा हुआ हाथ ढूंढने लगता है लेकिन वो बिल्ली इस हाथ को लेकर बाहर भाग जाती है। ये लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं लेकिन एक्सट्रीम ब्लड लॉस के कारण रिची मर जाता है। इसी बीच एमिली को एक्चुअल में अपनी एंगेजमेंट रिंग मिल जाती है और हम देखते हैं कि बिल्ली रिची का हाथ खा रही थी। तो इसके बाद रिची के फ्यूनरल का सीन आता है जहां जेसी नाम का एक बंदा एमिली से मिलने आता है। जेसी एक्चुअली वही बंदा है जो एमिली को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। जेसी को देखकर क्रिश्चियन भड़क जाता है और उसे वहां से भगा देता है। फ्यूनरल के बाद उस रात एमिली के पास वही बिल्ली आ जाती है और एमिली इस बिल्ली को पालने के बारे में सोचती है। एमिली इस स्विच बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लग गई थी और क्रिश्चियन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एमिली के सोने के बाद क्रिश्चियन स्विच बोर्ड के बारे में गूगल करता है जहां उसे पता लगता है कि 1996 में कोई रिचुअल परफॉर्म करते हुए एक कत्ल हुआ था और उस रिचुअल में इसी स्विच बोर्ड का ही इस्तेमाल किया गया था। वहीं एमिली सो रही होती है और टेबल पर रखे स्विच बोर्ड के ऊपर लटका हुआ पेंडुलम अपने आप ही हिलने लगता है। लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। फिर एकदम से एमिली की नींद खुल जाती है और उसके बेड में से कई सारे हाथ निकलते हैं जो एमिली को बेड के अंदर खींच लेते हैं। इसके ठीक बाद एमिली खुद को मूवी की स्टार्टिंग वाली उसी जगह पर पाती है जहां बहुत सारी औरतें विच वाले रिचुअल्स कर रही थी। यह एक सपने की तरह था जिसमें वही मेन विच एमिली की तरफ बढ़ती है। एमिली चिल्लाने लगती है और अगले ही सेकंड एमिली खुद को प्रेजेंट टाइम में पाती है जहां वो चीखे जा रही थी। क्रिश्चियन एमिली को संभालता है और उसे शक होने लगता है कि कहीं एमिली ने फिर से ड्रग्स लेना तो शुरू नहीं कर दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि विच बोर्ड बेड पर एमिली के पास पड़ा हुआ था जबकि पहले यह विच बोर्ड टेबल पर पड़ा हुआ था। अब तक न्यूज में म्यूजियम से इस विच बोर्ड के चोरी होने की खबर फैलने लग गई थी और एमिली को भी इसके बारे में पता था कि यह विच बोर्ड चुराया हुआ है लेकिन फिर भी वो इसे ना तो रिटर्न करना चाहती थी और ना ही वो यह बात क्रिश्चियन को बताती है। अब तक क्रिश्चियन एमिली को लेकर परेशान होने लग गया था और ऐसे में वह अपनी एक्स ब्रुक से मिलता है क्योंकि क्रिश्चियन के हिसाब से जब से यह विच बोर्ड घर में आया है तब से एमिली ने बहुत अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया है। इस विच बोर्ड के बारे में ब्रुक बताती है कि यह बोर्ड एंशिएंट वीकेंड प्रैक्टिस से रिलेटेड है और इसके बारे में उससे ज्यादा उसका एक दोस्त जानता है और इसलिए इसके बारे में और जानने के लिए क्रिश्चियन को ब्रुक के साथ उस दोस्त के घर जाना होगा जहां आज एक पार्टी है। दूसरी तरफ एमिली नहा रही होती है कि बाथ टब में से कुछ हाथ निकलते हैं और एमिली को टब के अंदर खींच लेते हैं। एमिली खुद को काले पानी के अंदर देखती है जहां उसे एक विजन आता है। यह विजन लेट 1600 के टाइम का था जहां फ्रांस के किसी गांव में एमिलिया नाम की औरत थी और वह जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके लोगों को हील करती थी। लेकिन गांव का जो बिशप ग्रोगन था वो एमिलिया को एक विच मानता था जिस कारण पूरा गांव एमिलिया के खिलाफ था। बिशप ग्रोगन अकेले में एमिलिया से कहता है कि उसने अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके शैतान को अट्रैक्ट किया है और यह कहने के बाद ग्रोगन एमिलिया को टच करने की कोशिश करता है पर एमिलिया उसे रोकती है। फिर गुस्से में ग्रोगन अपने हथियार से एमिलिया के फेस पर हमला करता है जिससे एमिलिया के फेस पर परमानेंट स्कार्स आ जाता है और दोस्तों यह वही स्कार्स है जो उस मेन विच के फेस पर भी था जिसका मतलब है कि एमिलिया ही आगे चलकर मेन विच बनती है। इसके बाद ग्रोगन एमिलिया को गांव छोड़कर चले जाने के लिए कहता है और गांव वाले भी एमिलिया को पत्थर मार मार कर उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। जाते जाते एमिलिया उनसे कहती है कि वो विच नहीं है पर अब वो उन्हें विच बनकर दिखाएगी। एमिलिया यह बोलकर जंगल में भाग जाती है और तभी वहां का मौसम भी खराब हो जाता है। इसी वक्त एमिलिया का विजन टूट जाता है और वह खुद को वापस शावर में सही सलामत पाती है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन और ब्रुक उस दोस्त के घर जाते हैं जो वीकेंड प्रैक्टिस का एक्सपर्ट था और यह दोस्त कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर बैप्टिस्ट ही था। बैप्टिस्ट क्रिश्चियन को वेलकम करता है। यहाँ एक अजीब सी मास्क पार्टी चल रही है। क्रिश्चियन को यह सब अजीब लगता है लेकिन बैप्टिस्ट बताता है कि आज फेस्टिवल ऑफ समर सोल्स्टिस है और यहाँ सभी लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बैप्टिस्ट कहता है कि वो क्रिश्चियन और ब्रुक के बीच के कनेक्शन को फील कर रहा है लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि ब्रुक बस उसकी दोस्त है। लेकिन जैसे ही बैप्टिस्ट यह बोलकर
अपना हाथ क्रिश्चियन के कंधे पर रखता है। क्रिश्चियन इमेजिन करता है कि वह ब्रुक के साथ इंटीमेट हो रहा है, लेकिन उसका यह भ्रम तुरंत टूट जाता है। इसके बाद बात विच बोर्ड पर आती है। बैप्टिस्ट बताता है कि ऐसे बोर्ड्स 1733 के दौरान पोप द्वारा बैन कर दिए गए थे। उस समय अगर कोई ऐसे बोर्ड्स अपने पास रखता था तो उसे जिंदा जला दिया जाता था। ब्रुक बोर्ड की ड्राइंग बनाकर बैप्टिस्ट को दिखाती है और बैप्टिस्ट बताता है कि लेट 1600 के दौरान फ्रांस के छोटे गांव में एक ट्रैवलर पहुंचता है। यह ट्रैवलर पाता है कि गांव के सभी लोग और बच्चे बुरी तरह से मार दिए गए हैं। फिर उस ट्रैवलर को पता चलता है कि ऐसा इन लोगों ने खुद ही किया था, मतलब सभी लोगों ने एक दूसरे को ही खत्म कर दिया था। लेकिन अब ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि जैसा हमने देखा था कि इस गांव के लोगों ने एमेलिया नाम की एक औरत को विच बोला था और पत्थर मार मार कर गांव से भगा दिया था। फिर वही औरत एक्चुअल में एक खतरनाक विच बन गई और फिर उसी विच ने विच बोर्ड की मदद से कुछ ऐसा जादू किया जिससे गांव वालों ने आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर दिया। बैप्टिस्ट के घर में इस विच की एक पोर्ट्रेट भी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस विच का असली नाम नागा सोथ है और बिशप ग्रोगन उसका शिकार कर रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि बैप्टिस्ट का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था। बैप्टिस्ट कहता है कि विच बोर्ड की वजह से एमिली की जान अभी खतरे में है। इनफैक्ट पुलिस भी उस बोर्ड को ढूंढ रही है, इसलिए बैप्टिस्ट उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ एमिली को जेसी की कॉल आती है, जो उसे ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहा था और वहीं पीछे विच बोर्ड के ऊपर टंगा हुआ फिंगर बोन पेंडुलम अपने आप स्विंग करने लगता है। एमिली एक अजीब सी बेहोशी में होती है और तभी कुछ देर बाद क्रिश्चियन यहाँ आ जाता है। एमिली क्रिश्चियन के साथ इंटीमेट होने लगती है। क्रिश्चियन को एमिली का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और क्रिश्चियन पूछता है कि क्या तुमने जेसी से ड्रग्स लिए हैं? इस पर एमिली बोलती है कि बोर्ड ने मुझे बताया है कि आज के बाद जेसी मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा। वहीं हम जेसी को देखते हैं, जहां जेसी एक बिल्डिंग की छत पर जाता है जो ड्रग लेने वाले लोगों का अड्डा था। यहाँ जेसी एक नई लड़की को ड्रग देने जाता है, लेकिन तभी यहाँ वो बिल्ली आ जाती है और जेसी पे हमला कर देती है। यह बिल्ली जेसी की आंखों को नोच लेती है, जिससे जेसी को कुछ दिखाई नहीं देता और जेसी इधर उधर भागते हुए अनबैलेंस हो जाता है और सीधा छत से नीचे एक स्टैचू की तलवार के ऊपर गिरकर खत्म हो जाता है। उसी वक्त विच बोर्ड पर पेंडुलम हाथ वाले सिंबल पर आकर रुक जाता है और इंटीमेट हो रही एमिली की जगह हम नागा सोथ को देखते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल वहाँ एमिली दिखने लगती है, जो कि अपने होश में आ जाती है। होश में आते ही एमिली एकदम से डरने लगती है और उसे समझ ही नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। क्रिश्चियन उसको काम डाउन करता है। अगले दिन क्रिश्चियन तुरंत बैप्टिस्ट और ब्रुक को लेकर आता है ताकि यह दोनों एमिली की मदद कर सके। बैप्टिस्ट यहाँ रिचुअल करने के लिए सेटअप लगाता है। फिर वह विच बोर्ड पर फिंगर बोन वाली पेंडुलम घुमाता है और 10 तक काउंट डाउन करके एमिली को सुला देता है। फिर इसी के दौरान हमें 1690 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बिशप ग्रोगन ने नागा सोथ को जेल में कैद करके रखा हुआ था और वह नागा सोथ को विच बोर्ड यूज करके दिखाने के लिए कहता है। नागा सोथ बताती है कि इस विच बोर्ड का जो फिंगर बोन पेंडुलम है वो उसने अपनी ही रिंग फिंगर को काट कर बनाया है। अब जब नागा सोथ अपने टाइम में इस बोर्ड को यूज करती है तो उसकी पेंडुलम भी ठीक वैसे ही रोटेट करती है जैसे प्रेजेंट टाइम में बैप्टिस्ट की रोटेट हो रही थी। इससे दोनों टाइमलाइंस में चीजें हिलने लगती हैं और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है। पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एक्चुअल में बैप्टिस्ट ने एक रिचुअल करके 1690 वाली विच नागा सोथ को प्रेजेंट टाइम में बुला लिया था, जिसका मतलब है कि एमिली की बॉडी में अब नागा सोथ की आत्मा आ गई है और एमिली 1690 में नागा सोथ की बॉडी में चली गई है। और अब प्रेजेंट में एमिली जो कि नागा सोथ है वह ऐसे एक्ट करती है कि जैसे अब वो ठीक हो गई है और उसे बोर्ड की भी जरूरत नहीं है। बैप्टिस्ट स्माइल करते हुए कहता है कि वो यह बोर्ड ले जाकर अथॉरिटीज को लौटा देगा। वही 1690 के टाइम में नागा सोथ के अंदर एमिली आ गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जेल में क्यों बंद है। इनफैक्ट उसे तो यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आ रही थी। उसकी साथ वाली जेल में बंद एक बूढ़ी औरत उसे कहती है कि तुम तो इंग्लिश बोल रही हो, जिसका मतलब है कि नागा सोथ ने अपनी बॉडी को तुम्हारी बॉडी के साथ रिप्लेस कर लिया है। अब क्योंकि 1690 के बीच इस फ्रेंच गांव में इंग्लिश किसी को नहीं आती थी, इसलिए सभी लोग नागा सोथ की बॉडी में आई हुई एमिली की भाषा को शैतानी भाषा बोल रहे थे और उसे जलाने वाले थे। इधर प्रेजेंट टाइमलाइन में एमिली, जिसके अंदर असल में नागा सोथ है, वह जंगल में उस जगह पे जाती है जहाँ लालची चोर मरा हुआ पड़ा था और उसके शरीर पर अजीब सी लाल मशरूम उगी हुई थी। एमिली इन मशरूम्स को कलेक्ट कर लेती है। अब उसी रात ही रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी जिसमें बहुत सारी फूड आइटम्स बनाई गई थी। एमिली इस फ्रेश मशरूम को भी इस खाने में ऐड करवा देती है। इनके रेस्टोरेंट में टाइम मैगजीन से एक फूड क्रिटिक भी आने वाला था जिसका नाम था मिस्टर डोशे और एमिली उसे वेलकम करती है। अब इस पार्टी में बैप्टिस्ट और ब्रुक भी आते
जाते हैं और धीरे धीरे डिनर सर्व होना शुरू हो जाता है। बैप्टिस्ट ब्रुक से कहता है कि वो आज यहाँ कुछ भी ना खाए और वो खुद भी कुछ नहीं खा रहा था। बाकी सब लोग डिनर खाना शुरू कर देते हैं। सभी को खाना बहुत टेस्टी लगता है और धीरे धीरे उनका बर्ताव अजीब होने लगता है। एक लेडी जैक को बैड टच करने लगती है जो कि खाना सर्व कर रहा था और इससे उस लेडी का पति गुस्सा होने लगता है। पूरे रेस्टोरेंट में लोग एक्साइटेड होने लगते हैं और एक अजीब सा माहौल बनने लगता है। लोग एक दूसरे पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। एमिली यहाँ सबको नुकीले चाकू भी बांट देती है और जल्दी ही सब एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर देते हैं। टाइम मैगजीन से जो फूड क्रिटिक मिस्टर डूशे आया था उसको खाने में एक कटा हुआ हाथ सर्व किया जाता है और यह हाथ रिची का लग रहा था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि विच बोर्ड पे पेंडुलम मुंह होके कल के सिंबल पर पॉइंट कर रहा था जिसका मतलब है मौत। इसी के दौरान हमें 1690 के समय का एक दृश्य भी दिखाया जाता है जब एक गांव में सभी मर्द, औरतें और बच्चे खत्म हो गए थे और तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इधर रेस्टोरेंट में क्रिश्चियन की एम्प्लॉय भी मशरूम टेस्ट करती है जिसके बाद उसे क्रिश्चियन का चेहरा अजीब तरह से हंसता हुआ दिख रहा था। फिर उसे क्रिश्चियन के चेहरे की जगह सिर्फ स्कल दिखने लगता है। वो क्रिश्चियन पे हमला कर देती है लेकिन क्रिश्चियन उससे बच जाता है और इधर डाइनिंग एरिया में तो लोगों ने जैक और जैकी को खत्म ही कर दिया था। इसके बाद विच बोर्ड पे पेंडुलम मेड्यूसा पे पॉइंट करता है और तभी एक गेस्ट मेड्यूसा बन के सब पर अटैक करने लगती है। मतलब वो असल में नहीं बनी होगी लेकिन ऐसा लोगों को इमेजिन हुआ होगा। टाइम्स मैगजीन वाला रिपोर्टर मिस्टर डूशे भी क्रिश्चियन पे अटैक करता है लेकिन क्रिश्चियन पलटवार करके उसे ही खत्म कर देता है। उसी वक्त पुलिस वहां आ जाती है और वो सब क्रिश्चियन के हाथ में चाकू को देख लेते हैं और ऐसे में पुलिस क्रिश्चियन पे गोली चलाने लगते हैं। क्रिश्चियन वहां से बाहर भागता है और बाहर ब्रुक उसे अपनी कार में बिठा के ले भागती है लेकिन एमिली रूपी नागासोथ ये सब इंजॉय कर रही थी और वह बैप्टिस्ट के साथ चली जाती है। क्रिश्चियन ने देख लिया था कि एमिली बैप्टिस्ट के साथ गई है इसलिए वह बैप्टिस्ट के घर जाने का प्लान बनाता है। ब्रुक कहती है कि बैप्टिस्ट आज रात ही यूरोप निकल रहा है इसलिए दोनों तुरंत बैप्टिस्ट के घर जाते हैं। क्रिश्चियन कार की डिक्की में छुप कर जाता है क्योंकि बैप्टिस्ट के लोग ब्रुक को जानते थे और उसे अकेले आसानी से अंदर जाने देते। ब्रुक क्रिश्चियन को छुपा कर अंदर तो ले जाती है और अंदर आकर ब्रुक खुद ही क्रिश्चियन को बैप्टिस्ट के लोगों के हवाले कर देती है क्योंकि ब्रुक बैप्टिस्ट के साथ मिली हुई थी और उसी के लिए काम कर रही थी। ब्रुक कहती है कि उसे भी वीकेंड प्रैक्टिस करना है जिस कारण वो ऐसा कर रही है। इसके बाद यह लोग क्रिश्चियन को बंदी बनाकर बैप्टिस्ट के पास ले जाते हैं जहाँ क्रिश्चियन को रिचुअल सर्कल के बीचों बीच एक चेयर पर बिठा दिया जाता है। बैप्टिस्ट उससे कहता है कि 1690 की तरह ही एक बार फिर से नागासोथ को अपना बदला लेना था ताकि वह रीबोर्न हो सके, इसलिए रेस्टोरेंट वाला पूरा कांड किया गया है जो कि 1690 वाले कांड जैसा ही था। बैप्टिस्ट के हिसाब से नागासोथ अभी पूरी तरह विच नहीं बनी है। बैप्टिस्ट के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बिशप ग्रोगन नागासोथ का शिकार कर रहे थे। बैप्टिस्ट कहता है कि उसकी फैमिली को हमेशा से नागासोथ की पावर के बारे में पता था और बैप्टिस्ट एक्चुअल में नागासोथ को मारना नहीं बल्कि उसका मास्टर बनना चाहता है। इसी बीच हमें 1690 का सीन दिखाया जाता है जहां नागासोथ जिसके अंदर फिलहाल एमिली है उसे गांव वाले जलाने वाले थे और नागासोथ रूपी एमिली बहुत ज्यादा परेशान थी। इधर प्रेजेंट में बैप्टिस्ट बताता है कि क्रिश्चियन ने इंटरनेट पे जो एक मरी हुई औरत की फोटो देखी थी वो एक विच थी और वह औरत नागासोथ की डायरेक्ट ब्लड लाइन थी और उस औरत की एक बेटी थी जो अनाथालय में पली बड़ी थी और फिर एमिली भी अनाथालय में पली बड़ी थी। अब बैप्टिस्ट कंक्लूड करता है कि एमिली एक्चुअल में उस विच की ही बेटी है जो नागासोथ की ब्लड लाइन से है। इस वक्त एमिली वहां एंटर होती है और वो नागासोथ विच की तरह ही ड्रेस्ड थी और हम उसके चेहरे पर स्कार भी देख सकते हैं। इसके तुरंत बाद बैप्टिस्ट के लोग क्रिश्चियन पे हमला करते हैं लेकिन क्रिश्चियन पलटवार करता है और वो एमिली पे ही चाकू तान देता है। बैप्टिस्ट इससे नहीं डरता, वो अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बिशप ग्रोगन का कोट और क्रॉस पहनता है और कहता है कि नागासोथ का ट्रांसफोरेंस कंप्लीट हो गया है और क्रिश्चियन अब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसी पॉइंट पर कहानी घूम जाती है क्योंकि एमिली के अंदर नागासोथ अब पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुकी थी इसलिए उसे बैप्टिस्ट में बिशप ग्रोगन दिखने लगता है और क्योंकि ग्रोगन ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की थी तो एमिली रूपी नागासोथ बैप्टिस्ट पर ही हमला कर देती है। एमिली को रोकने ट्रिपलेट्स आती है जिनको एमिली निपटा देती है और इस पॉइंट पे ब्रुक भी साइड बदल लेती है और बैप्टिस्ट के लोगों पर हमला कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर क्रिश्चियन विच बोर्ड को आग में फेंक देता है। आग लगने पर बोर्ड ग्रीन फ्लेम्स में जलने लगती है और एमिली भी ग्रीन फ्लेम्स में जलने लगती है। फिर यही ग्रीन फ्लेम्स बोर्ड के थ्रू ट्रांसफर होकर 1690 में जाती हैं। इससे यहाँ कुछ स्वैप जैसा होता है और रियल एमिली वापस अपने शरीर में आ जाती है। वही नागासोथ भी 1690 के समय के अपने शरीर में चली गई है जो कि फिलहाल जलने वाली है। जहाँ लोग देखते हैं कि नागासोथ तो जल ही नहीं रही थी। ऐसे में बिशप ग्रोगन नागासोथ का सर दर्द से अलग करने के लिए आग में चला जाता है लेकिन नागासोथ ग्रोगन का गला पकड़कर उसे भी अपने साथ ही आग में रोक लेती है जिससे दोनों जल जाते हैं। लेकिन इधर प्रेजेंट में बैप्टिस्ट क्रिश्चियन को 2 गोलियां मारता है और फिर आग से इस विच बोर्ड को निकाल लेता है जिससे
बैप्टिस्ट के शरीर में भी आग लग जाती है और इसी मौके का फायदा उठा के क्रिश्चियन बैप्टिस्ट पे अल्कोहल फेंक देता है, जिससे आग फैल जाती है और बैप्टिस्ट तेजी से जलने लगता है। लेकिन बैप्टिस्ट किसी तरह से आग बुझा लेता है। तब तक एमिली भी उठ गई थी, जो कि रियल एमिली ही है, और वह बैप्टिस्ट के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद एमिली क्रिश्चियन को चेक करती है, जो बच नहीं पाता और जाते जाते वो एमिली को क्रॉस दे जाता है। इसके बाद पुलिस वहां आ जाती है और हम देखते हैं कि विच बोर्ड अब भी बच गया है और यहाँ एमिली और ब्रुक अब एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। पुलिस वाले बैप्टिस्ट का शरीर बॉडी बैग में डालते हैं और इससे पहले कि बॉडी बैग बंद होता, बैप्टिस्ट की आंखें खुलती हैं, जो कि थोड़ी लाल थी। इसके बाद हम वेटिकन सिटी रूम का दृश्य देखते हैं। यहाँ ब्रुक वह विच बोर्ड एक कैथोलिक आर्च बिशप को बेच देती है, जिसके बदले में आर्च बिशप ब्रुक को डायमंड्स देता है। और यहाँ हम ब्रुक के साथ एमिली को भी देखते हैं, जो इन डायमंड्स को अपने पर्स में रखती है। अब इनके जाते आर्च बिशप उस फिंगर बोन वाले पेंडुलम का इस्तेमाल करता है और हम इस बिशप के पीछे नागासोथ को आते देखते हैं। आर्च बिशप जोर से चिल्लाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो यह थी फिल्म विच बोर्ड की कहानी। लास्ट में ब्रुक यह विच बोर्ड वेटिकन के आर्च बिशप को दे देती है। ब्रुक जानती थी कि यह विच बोर्ड कितना खतरनाक है और इसलिए वह इस विच बोर्ड को चर्च जैसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन को दे देती है और इसके बदले में ब्रुक और एमिली को डायमंड्स भी मिल जाते हैं। लेकिन फिर आर्च बिशप के बोर्ड का इस्तेमाल करने पर उनके ऊपर नागासोथ का हमला होना दर्शाता है कि भले ही 1690 में नागासोथ जलकर खत्म हो गई थी, लेकिन उसका बस शरीर ही खत्म हुआ था, मगर उसकी पावर्स अभी भी बोर्ड से कनेक्टेड हैं। इसी के साथ हम आज की अपनी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मूवीज बुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।